रीडिंग का भी एक कार्यक्रम है, जो कि हमारे भी पीडीएफ के में हमारे जो ओकेजनल पेपर्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं और वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये है हिस्ट्री एंड सोसाइटी सीरीज में लेटेस्ट जो है उनके बारे में बता रही हूँ। आर.के. देव वर्मा, हीरोज एंड हिस्ट्रीज, द मेकिंग ऑफ राइवल जियोग्राफीज ऑफ त्रिपुरा। फिर है डेविड लेलीवेल्ट, सर सैयद, मौलाना आजाद एंड द यूसेज ऑफ उर्दू। पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन डेवलपमेंट सीरीज में प्रदीप कुमार दत्ता, श्री निकेतन कोऑपरेटिव्स, द पॉसिबिलिटीज एंड डिलेमास ऑफ विश्व भारतीज ग्लोबलिटी। और समाज एवं इतिहास सीरीज, ये इसी व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत अनामिका, हिंदी के स्त्री साहित्य का उषा काल। और दूसरा है निरुद्ध देशपांडे, सिनेमा और इतिहास लेखन, संबंध और संभावनाएं। और ये सब नई वेबसाइट पे भी आपको ये सब उपलब्ध है, ये सामग्री। अब आज की गोष्ठी के बारे में ये है, इसमें डॉक्टर संजय शर्मा आज के वक्ता हैं। ये अम्बेडकर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपना डॉक्टरेट की उपाधि लंदन यूनिवर्सिटी के सोएस से प्राप्त की। शोध के संदर्भ में उनकी रुचि भारत में अकालों, जन कल्याण, परोपकारिता, देशज अवधारणाओं तथा अभाव व खाद्य न्यूनता के समय निर्वाह की गतिविधियों के इतिहास में है। वे कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। वे इन्होंने बेजिंग से चाइना के ऊपर भी इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है। वे बेजिंग में एशियन स्कॉलरशिप फाउंडेशन के 2003 के शिक्षावृत्ति भोगी फेलो रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत व चीन में खाद्य सुरक्षा का अध्ययन किया। अनेक प्रपत्रों के अलावा उन्होंने स्कूली पाठ्य पुस्तकों, जो एनसीईआरटी की नई पुस्तक है, उसके लिए भी लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मीडिया कार्य और अनुवाद कार्य भी किया है। ये दीवाने सराय 01 और 02 के सह संपादक भी रहे हैं, जिसके प्रकाशन सराय CSGS नई दिल्ली में किया है। और आज का इनका व्याख्यान जो है वो है खैरात, जन कल्याण और औपनिवेशिक राज्य, उत्तर भारत के कालों के संदर्भ में। तो मैं अब डॉक्टर संजय शर्मा से को आमंत्रित करती हूँ अपना व्याख्यान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी। शुक्रिया मैं आप सबका भी अदा करना चाहूँगा जो थोड़ा बढ़ते जाड़े में जाड़े की नर्म धूप को छोड़कर यहाँ थोड़ा सा बैठे हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। और मैं नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन ये धन्यवाद मैं अपनी बातचीत को समाप्त करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ठीक से मैं ये करूँगा। इसकी एक वजह है, एक तरह का राज है कि मैं एक संस्था को क्यों अंत में एक खास तरह से धन्यवाद देने की कोशिश करूँगा। तो मैं ये भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि इस लाइब्रेरी में हिंदी में समाज विज्ञान में जो ये चिंतन मनन लिखने को जो ये जिस तरह का माहौल दिया जा रहा है, जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से इसकी इच्छा, इसकी अपेक्षा हम में से बहुतों को रही थी बहुत दिनों से। और तरह तरह से हम में से बहुत सारे लोग दिल्ली में, दिल्ली के बाहर इसमें प्रयासरत रहे हैं। तो मैं लेक्चर के शुरू होने से पहले शुक्ला जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सब लोग केवल अनुवाद या तर्जुमा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये बहुत, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं इस लेक्चर को इस तरह से प्रस्तुत करूं जैसे कि मैंने उन कैटेगरीज या जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उनको मैंने हिंदी में ही, हिंदुस्तानी में ही उसके बारे में सोचने की, उसके बारे में उनसे एंगेज करने की मैंने कोशिश की है। लेकिन हर शोध या किसी भी खोज के बौद्धिक, विचारधारात्मक, सैद्धांतिक तथा सामाजिक, राजनीतिक पहलू होते हैं, लेकिन साथ ही उसके कुछ निजी और भावनात्मक पक्ष भी होते हैं। हमारी जिज्ञासा या कौतूहल हमें अनुसंधान और विश्लेषण की ओर ले जाती है, परंतु उसकी जड़ों को जज्बात की खाद पानी की जरूरत होती है। मेरी शोध की बुनियाद भी उन भावनाओं में है जिन्होंने मन में बेचैनी पैदा की। आज से लगभग 30 वर्ष पहले मैं पहली बार दिल्ली आया था। मेरी परवरिश उत्तर भारत के कई छोटे बड़े मध्यम दर्जे के शहरों में हुई थी और
दिल्ली महानगर में जब मैं पहली बार आया और यहाँ अन्य बातों के अलावा जिस बात ने मुझ पर सबसे अधिक असर डाला वो थी राज्य की शक्ति और उसकी शक्ति के प्रतीक चिन्ह। देश की राजधानी में राज्य की सत्ता और उसकी संस्थाओं की ताकत हर तरफ महसूस की जा सकती थी। मुझे राज्य की क्षमताएं असीमित नजर आईं और लगा कि यह राज्य अपने नागरिकों की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता है, मगर करता क्यों नहीं है? यह प्रश्न नया नहीं था, वरना है और संभवतः हर नागरिक के मन में कभी न कभी उभरता होगा। मगर जो बात मेरी स्मृति में आज भी ताजा है वो है दिल्ली की सरकारी बसों में लिखा एक संदेश, कृपया भिखारियों को भीख न दें। और भी चीजें लिखी रहती थी, छुआछूत पाप है और इस तरह की चीजें लिखी रहती थी। मेरे मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से आया, जो राज्य अपने भिखारियों या वंचित लोगों को खिलाने पिलाने पहनाने और काम दिलाने में सक्षम नहीं है, वो अपने सुविधा संपन्न नागरिकों से यह अपील कैसे कर सकता है कि गरीबों की मदद न की जाए? और इस विचार का प्रतिपादन एक ऐसे समाज में कैसे किया जा सकता है जहां पारंपरिक रूप से किसी भी भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति को घर के दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है? आखिर दान दक्षिणा, ज़कात, भंडारा, लंगर आदि की अहमियत हमारे समाज में लंबे समय से रही है, मगर अब ये कमजोर भी हुई है। आज अधिकांश खासकर मध्य वर्गीय लोग तथा आधुनिक पढ़े लिखे भारतीय यह सहज रूप से मानते हैं कि उनकी धन संपदा, उनकी आमदनी उनकी अपनी मेहनत की कमाई है, और वो ये भी मानते हैं कि ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते उन्हें भीख देना निकम्मेपन और मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना है। समाज और अर्थव्यवस्था के लिए यह हानिकारक भी है। संपन्न लोग अक्सर परोपकारी राष्ट्र संस्थाओं को इस विश्वास के तहत मदद देते हैं कि इससे धन या संसाधनों का सदुपयोग होगा और कुछ जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज में लोगों ने निजी तरीकों से जरूरतमंदों को देना बंद कर दिया है। दान पुण्य, भिक्षा और खैरात की प्रथाएं आज भी जारी हैं, मगर मेरा यह प्रस्ताव है कि अब ये इतनी लाजमी या मजबूत नहीं रही। आज एक शहरी मध्यवर्गीय व्यक्ति चाहे तो संभवतः पूरी जिंदगी किसी को कुछ भी खैरात में दिए बिना अपना जीवन गुजार सकता है। हमारी नई बस्तियों में, हाउसिंग सोसाइटीज में, मोहल्लों में अब सुरक्षा के नाम पर भिखारियों को घर आने ही नहीं दिया जाता है। अब तो होली, दिवाली या रामलीला, दुर्गा पूजा के लिए लोग चंदा देने के लिए भी बाध्य महसूस नहीं करते हैं। इन बातों की जांच पड़ताल मुझे पिछले 200 सालों के बदलते ऐतिहासिक संदर्भों में ले गई। यह सर्वविदित है कि हमारा आज का समाज तानवी शासन के अधीन रहकर जटिल और गहन अनुभवों से गुजरा है। वर्तमान भारतीय समाज की बुनावट उसका ताना बाना औपनिवेशिक काल के विचारों और नीतियों से मुखातिब होकर बनता रहा है। इसकी जटिलताओं को आधुनिक बनाम पारंपरिक, विदेशी बनाम देशज यानी मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल या फॉरेन वर्सेस इंडिजिनस, यहाँ तक कि औपनिवेशिक बनाम पूर्व औपनिवेशिक, कॉलोनियल वर्सेस प्री कॉलोनियल जैसे सरलीकृत खांचों में बांटकर शायद संतोषजनक तरीके से समझा नहीं जा सकता। कई बार जिसे हम पारंपरिक या गैर आधुनिक या पूर्व आधुनिक मान लेते हैं, वह स्वयं रिस्ट्रक्चर्ड यानी पुनर्रचित होता है। इसलिए खैरात अथवा परोपकार के वर्तमान स्वरूप को समझने का प्रयास मुझे उन बहसों की ओर ले गया जो 18वीं 19वीं शताब्दियों में अकाल की स्थितियों में हुई। मेरे ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए साक्ष्य या प्रमाण उन दस्तावेजों से जुटाए गए हैं जो औपनिवेशिक अभिलेखागार अर्थात कॉलोनियल आर्काइव्स में दर्ज है। मेरा बुनियादी प्रस्ताव यह है कि 19वीं शताब्दी से उभरते औपनिवेशिक राज्य ने अभाव या भुखमरी की समस्या से जिस तरह से जूझने का प्रयास किया, उसने भारतीय खैरात या परोपकार की शैली और कार्यविधियों को गढ़ा। मगर यह प्रक्रिया कतई एक तरफा नहीं थी। औपनिवेशिक राज्य की कल्याणकारी आकांक्षाओं को भारतीय लोगों की अपेक्षाओं और अभिव्यक्त मान्यताओं ने गहरे तौर पर प्रभावित किया। इसे बेहतर समझने के लिए मैं इतिहास के पन्ने उलटकर कुछ तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे अध्ययन के दायरे में उत्तर भारत के वो इलाके हैं जो 19वीं सदी के प्रारंभ से औपनिवेशिक शासन के अधीन होते चले गए। 1801 में अवध का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हथिया लिया। 1803 में पटपड़गंज में हुई लड़ाई के पश्चात दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य इलाकों के अधिग्रहण की प्रक्रिया विद्रोह तक जारी रही। अंततः यह क्षेत्र उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के नाम से जाना गया और इसके अंदर गंगा जमुना द्वाब के इलाके में पड़े इलाकों पर मेरा अध्ययन केंद्रित है। पहले ये उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के तौर पे अर्ली 19th सेंचुरी में नॉमेनक्लेचर लगातार नाम बदलता रहा है। पहले सीडेड एंड कोंकण प्रोविंसेस, फिर ये मैं बहुत साफ नहीं इसकी माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ इलाके आप देख सकते हैं। और ये संयुक्त प्रांत बनता है यूनाइटेड प्रोविंसेस। बाद में 1902 में ये सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस रह जाता है। 47 में यही यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश हो जाता है। ये 1856 में अवध को मिलाने के बाद
आगरा प्रांत और अवध को मिलाने के बाद बनाया गया। और ये जो कुछ बीच के जो शेडेड पोर्शन है, जो थोड़ा हल्का रंग लगाया है इसमें, ये बेसिकली मूल रूप से ये दोआब के इलाके हैं, यानी जो दोआबा का एरिया है, गंगा जमुना के बीच के जिले हैं। इनको मैंने इसलिए चुना है जानबूझ के क्योंकि इन क्षेत्रों में 1803, 1804, 1812, 13, 17, 24, 26, 1833, 1837, 38, 1860, 1868, 78, 96, 1901 और 1908 में को अकाल का वर्ष माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, आप ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कौन इन्हें अकाल मानता है। हम कैसे कह दें कि 1908 के बाद कोई अकाल नहीं पड़ा। इसका सीधा स्पष्ट उत्तर यह है कि इन्हें औपनिवेशिक राज्य ने अकाल वर्ष माना। यहाँ मैं एक तर्क को रेखांकित करना चाहूंगा। अकाल क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके तो अनेक आयाम गिनाए जा सकते हैं, अनेक परिभाषाएं दी जा सकती हैं, परंतु मैं कहना चाहता हूं कि अकाल अकाल तब कहलाता है जब उसे राज्य स्वीकारता है। इस हिसाब से 1908 के बाद उत्तर भारत में अकाल नहीं पड़ा, मगर लोक अनुभव में और समाज में, खासकर ग्रामीण समाज के लिए अकाल का लगभग अकाल परिस्थितियों का होना एक सामान्य सी बात होती है। और यह बात औपनिवेशिक काल के अधिकारियों से छिपी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के सिविल कमिश्नर टी फॉर्टेस्क्यू ने बंगाल प्रेसिडेंसी के एक उच्च अधिकारी हॉल्ट मैकेंजी को 13 नवंबर 1820 में लिखा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह आम मान्यता व्याप्त थी कि हर 10वां साल भुखमरी और अभाव का होता है। आमतौर पर अकाल को विशेष और असामान्य स्थिति तक माना जाता है, मगर यह दृष्टिकोण राज्य का होता है। कृषक समाजों के लिए अकाल अक्सर आकस्मिक नहीं होता, अचानक नहीं होता, उसका आभास लोगों को हो जाता है और यह अनगिनत लोकोक्तियों और कहावतों में व्यक्त होता है। लोगों के लिए अकाल बदतर होती परिस्थितियों की पराकाष्ठा होती है। उन्हें उससे उतना अचंभा नहीं होता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अकाल का वर्ष कोई अहमियत नहीं रखता था। अकाल एक संरचना यानी स्ट्रक्चर भी होता था और इफेक्ट यानी घटना भी, जो लोक स्मृति में तरह तरह से दर्ज होता था। उदाहरण के तौर पर सन 1783-84 का कहर ढाने वाला अकाल भयानक चालीसा के रूप में दशकों तक याद किया जाता रहा। चालीसा यानी 1840 संवत वर्ष का। अब 1837-38 के अकाल को लें, जो उत्तर भारत का सबसे गंभीर असर वाला अकाल माना जाता है। तत्कालीन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल उसी साल करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और हम जानते हैं कि अकाल के कई साल बाद तक लोगों की बीमारियों कई कारणों से मृत्यु होती रहती है। यह अकाल 94 के नाम से लोक स्मृति में वर्षों तक अंकित रहा, यानी 1834 संवत वर्ष का। 1837 के 38 के अकाल के कई पहलू उल्लेखनीय हैं। अनेक आधिकारिक रिपोर्टों जैसे साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा सरकारी दस्तावेजों में कहा गया कि यह पहला अकाल था जिसमें भुखमरी से ग्रस्त लोगों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व को पहचाना गया। विलियम कुक, जिन्होंने उत्तर भारत पर केंद्रित अनेक ग्रंथ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखे, उनका मानना था कि 1837-38 के काल के दौरान पहली बार भारत में अकाल पीड़ितों को आधुनिक सिद्धांतों पर आधारित सरकारी सहायता प्रदान की गई। तो क्या थे आधुनिक सिद्धांत? जब हम उस समय के अधिकारियों के बीच हुई विस्तृत बहसों को पढ़ते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि 1837-38 के अकाल में पहली बार प्रभावित लोगों को काम देने के उद्देश्य से सरकारी निर्माण कार्यों में लगाया गया। इन कार्यों को वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी कहा गया। इसमें प्रयुक्त शब्द या श्रेणियां गौरतलब है, जो मैंने अभी कहा। वर्क ऑफ पब्लिक यूटिलिटी यानी सार्वजनिक रूप से उपयोगी कार्य, यह एक बुनियादी बदलाव का परिचायक था। तत्कालीन औपनिवेशिक राज्य के अधिकारियों की यह समझ थी कि सूखे के कारण फसल उगी ही नहीं और कृषि कर्म के अभाव में लाखों लोग बेकार हो गए। उन्हें किसी काम पर लगाकर उनकी कमाई से क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर निर्मित होगी। अगर लोग खाली और बेकार बैठे रहेंगे तो न केवल वे भूखे मरेंगे बल्कि लूटमार, चोरी, डकैती जैसे अपराध करने पर मजबूर होंगे। उल्लेखनीय है कि खरीफ की फसल नष्ट होने के बाद 1837 के अगस्त-सितंबर महीनों में अनाज के भंडारों को लूटने की अनेक घटनाएं सामने आई थी। लोग अनाज की आसमान की कीमतों और व्यापारियों की मुनाफाखोरी से नाराज होकर अनाज को मौका मिलते लूटने लगे थे। इससे दोआब के कई जिलों में अव्यवस्था फैल गई थी और कानून व्यवस्था बिगड़ जाने से सरकारी तंत्र बहुत चिंतित हो गया था। लूटमार की घटनाओं का क्रम और उसकी संरचना का विश्लेषण मैंने एक अलग लेख में किया है, जिसमें यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि मुनाफाखोरी और मुसीबत में फायदा उठाने वालों के प्रति हुई हिंसा को लोक जीवन में अपराध नहीं माना गया, क्योंकि भूख से उपजी हिंसा जनमानस वैध करार दी गई।
जनमानस में वैध कराती गई। भोजन पान हक और इस मूलभूत अधिकार के हनन से लोगों की मौत पकड़ी, यानी एक किस्म की लोक नैतिकता भंग हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औपनिवेशिक अधिकारी उस समय पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थशास्त्र की उन मान्यताओं से प्रभावित थे जिनमें यह माना जाता था कि आधुनिक सरकारों को बाजार में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर अनाज की कीमतें ऊंची हो तो अनाज व्यापारियों को जबरदस्ती दाम करके कम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि लोगों को कर लगाकर उनकी क्रय शक्ति निर्मित करके अर्थव्यवस्था मांग यानी डिमांड बढ़ानी जानी चाहिए। अगर लोगों के पास अनाज खरीदने की क्षमता होगी तो बाजार उन्हें चीजें उपलब्ध करा देगा और यह अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी होगा। अधिकांश अधिकारियों का यह दृढ़ विश्वास था कि अकाल में वास्तविक मदद देने का तरीका है कम से कम मजदूरी पर लोगों को उपयोगी कार्यों पर लगाना। दी जाने वाली मजदूरी की दर न्यूनतम होनी चाहिए, केवल उतनी जो गुजारे लायक हो, निर्वाह लायक हो, यानी सब्सिस्टेंस वेजेस। नहीं तो श्रम के बाजार अर्थात लेबर मार्केट पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और लोगों में सरकार की सहायता का फायदा उठाने की प्रवृत्ति पैदा होगी, जिसे कतई बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। यहाँ से हम परोपकार या खैरात संबंधी मुद्दों की ओर खिंच जाते हैं। मैंने अपनी शोध के लिए जब विभिन्न स्थानीय अभिलेखागारों में जिला स्तरीय दस्तावेज देखे तो मैंने पाया कि अकाल पीड़ितों की मदद कैसे की जाए, इस पर बड़े विस्तार से बहसें हुई। इन बहसों में चर्चा का मुख्य मुद्दा यह था कि राज्य की राहत नीतियां कहीं गलत संदेश तो नहीं देंगी। ज्यादातर अधिकारियों की यह मान्यता थी कि अकाल के दौरान हिंदुस्तान के शासक एक भारी गलती करते थे। हिंदुस्तान के राजा, जमींदार तथा समाज के अन्य अभिजन लोग यानी इलीट अकाल प्रभावित लोगों को मुफ्त खाना खिलाने के साथ साथ लगान माफी जैसी अन्य रियायतें भी देते थे। औपनिवेशिक अधिकारियों के अनुसार इससे केवल नुकसान होता था और यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था के शाश्वत और स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के विपरीत था। हिंदुस्तानी समाज में प्रचलित परोपकार या खैरात संबंधी विचारों और कार्यों के प्रति अनेक तत्कालीन अधिकारियों तथा अन्य यूरोपीय प्रेक्षकों ने गहरा आलोचनात्मक रुख अपनाया। यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद तथा इवेंजेलिकलिज्म से प्रेरित मिशनरी विचारों से युक्त तमाम यूरोपीय लेखकों ने 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में इंडिजिनस यानी देशज परोपकारी गतिविधियों की तीखी निंदा या भर्त्सना की। औपनिवेशिक अधिकारियों ने हिंदुस्तानियों द्वारा किए गए उन्हीं परोपकारी कार्यों को महत्व दिया जिनका उनकी निगाह में कोई सार्वजनिक उपयोग या लाभ हो। मैं आपको एक दस्तावेज दिखाना चाहूंगा 1839 का abstract report of works of public utility constructed by individuals at their own private cost आगरा during the year 1839। इसमें यानी आगरा जिले के जो तमाम लोग थे किसने कितना पैसा दिया। देखिए कि पहले वाले ने 280, 160, सबसे आखिरी कॉलम अगर आप देखें 80, ऊपर देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क अ पक्का घाट एट आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर जमुना। तो चूंकि ये घाट एक तरह की उसमें उसकी एक तरह की यूटिलिटी थी, एक तरह से इनका जो वर्गीकरण किया गया, इन्हें तो केवल ये चीज मेंशन की गई और चीज नहीं। इस तरह के बहुत दस्तावेज मिलते हैं। औपनिवेशिक नजरिए में ज्यादातर हिंदुस्तानी लोग रूढ़ धार्मिकता और अंधविश्वासों में डूबे थे, जो हैरान करने वाली बात नहीं है। बहुत और तरह के शोध में ये बात दिखती है, जो दूसरों की मदद नितांत निजी कारणों से मात्र पुण्य कमाने के उद्देश्य से करते थे। यह मदद हिंदुस्तानी अभिजन यानी इलीट केवल समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए करते थे। उनकी खैरात जरूरतमंदों पर महज एहसान लादने के लिए होती थी, ताकि अधीनस्थ वर्ग ताकतवर संपन्न लोगों को ताकत संपन्न वर्गों को कृपालु मानकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें नमन करते रहे। यह तर्क दिया गया कि हिंदुस्तान में परोपकार व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है, मदद देने वाली की मर्जी पर होती है और किसी नियम या सिद्धांत से संचालित नहीं होती। प्रमाण कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मसलन 1803 में विलियम टेनेंट नामक लेखक ने एक मशहूर किताब लिखी, इंडियन रिक्रिएशंस कंसिस्टिंग चीफली ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द डोमेस्टिक एंड रूरल इकोनॉमी ऑफ द मोहम्मदन्स एंड हिंदूज। 1803 की किताब है ये। इसमें टेनेंट ने लिखा, और मैं इसको उदाहरण देता हूँ, जब कोई नई सराय बनाई जाती है तो उसके उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को चीजें बांटी जाती हैं। अगर ये सिर्फ दिखावा है, यह परोपकार के किसी भी रैशनल प्रिंसिपल यानी विवेकपूर्ण सिद्धांत के तहत नहीं होता है और न ही इसका कोई कारगर असर पड़ता है। यह सब तो ब्राह्मणों की स्वार्थी सलाह पर किया जाता है और परोपकार करने वाले व्यक्ति की दिखावा करने और झूठी शान बघारने के लिए होता है। अमीर हिंदुस्तानी मंदिर भवन आदि बनवाते तो हैं और विशेष अवसरों पर हजारों लोगों को खिलाते पिलाते हैं, पर असली मदद के लिए लोगों को किसी यूरोपीय व्यक्ति के दरवाजे पर जाने के लिए कह देते हैं। अंधविश्वास और दिखावे भरी खोखली शान के पीछे परोपकार का कोई ठोस सिद्धांत नहीं होता है। अनकोट, यानी ये यहाँ तक उदाहरण।
इसी अंदाज में 1839 में डोनाल्ड बटन ने टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अवध में लिखा, मैं फिर से उदाहरण देता हूँ, यहाँ दक्षिणी अवध की घनी आबादी वाले बांसवाड़ा इलाके में अक्सर धनी महाजन सिर्फ नाम पास से कच्चा कुआं खुदवा देते हैं ताकि लोग उन्हें इज्जतदार बड़ा आदमी माने। मगर कुछ अधिकारियों का नजरिया कुछ नर्म भी था। 1 सितंबर 1814 को इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट डी फोर्टेस्क्यू ने गवर्नर जनरल के सीएम रिकेट्स को लिखे एक पत्र में यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक अच्छा गुण यह है कि वे अजनबियों और यात्रियों की खूब आवभगत करते हैं, मगर उनकी चैरिटी यानी दानशीलता धार्मिक गुरुओं, भक्तों और उनके आलसी शिष्यों तक ही ज्यादा सीमित रहती है। औपनिवेशिक निगाह वाले अनेक लेखकों, अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के अनुसार परोपकारी हिंदुस्तानी तालाब, कुएं, सराय, मंदिर, मस्जिद और नदी के घाट आदि बनवाते थे जो बुनियादी रूप से धार्मिक कर्मकांड की उपज थे। अनेक यह धारणा रखते थे कि हिंदुस्तानियों में सार्वजनिक भावना यानी पब्लिक स्पिरिट का भाव था। हालांकि W.H. स्लीमन नामक जाने माने प्रशासक जो ठगी विरोधी अभियान में सक्रिय थे और उन्होंने 1830-40 के दशक में भारतीय समाज पर बहुत कुछ लिखा, उनका मानना था कि हिंदुस्तानियों में सार्वजनिक भावना का भाव नहीं था, लेकिन सार्वजनिक भावना को सार्वजनिक हित के कार्यों में तब्दील करने की क्षमता नहीं थी। दूसरे शब्दों में लोक हित भाव या इरादा होना काफी नहीं, उसे जन कल्याण की नीतियों और कार्यकलापों का रूप देने की आवश्यकता थी। इस कसौटी पर हिंदुस्तान के लोग ज्यादातर समकालीन यूरोपीय प्रेक्षकों की दृष्टि में खरे नहीं उतरते थे। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, कल्याण और खैरात पर कॉलोनियल डिस्कोर्स यानी औपनिवेशिक विमर्श एक समान या पूरी तरह से होमोजेनियस या समरूप नहीं था। इसके अपवाद भी थे और समय गुजरने के साथ उसमें कुछ बारीकियां भी दिखाई पड़ती हैं। एक उदाहरण देता हूँ। 1860 के अकाल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में अकाल सहायता अपेक्षाकृत व्यवस्थित तरीके से किया गया। राहत शिविरों में काम के बदले पहली बार सरकार की ओर से पकाया हुआ भोजन दिया गया। इसमें लोगों की जाति और धर्म का ख्याल रखा गया। मसलन हिंदुओं के लिए ब्राह्मण रसोईया और मुसलमानों के लिए मुसलमान रसोईया रखा गया। इस राहत कार्य में सर सैयद अहमद खान ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उस समय मुरादाबाद जिले के सदर अमीन थे। मगर राहत का काम मुरादाबाद के कलेक्टर जॉन स्ट्रेची की निगरानी में हुआ। अपनी रिपोर्ट में पूरी रिपोर्ट तैयार की स्ट्रेची ने कुछ दिलचस्प बातें लिखी। पहले तो उन्होंने ये कहा कि राहत कार्य में बहुत कम भारतीय लोगों ने परोपकार दिखाया और जिन थोड़े से स्थानीय लोगों ने मदद का जत्था दिखाया भी, उनमें मुसलमान हिंदुओं से बेहतर रहे। स्ट्रेची अनुसार मुसलमानों में खैरात या जन कल्याण की भावना अधिक दिखी, जबकि हिंदू लोगों का परोपकार ब्राह्मणों और साधु संतों, फकीरों तथा भिखारियों तक सीमित था। हिंदुओं और मुसलमानों के परोपकारी कार्यों में किया गया यह भेद मुझे महत्वपूर्ण लगता है और थोड़ा गहराई से विश्लेषण करने की दरकार रखता है। इस फर्क के पीछे औपनिवेशिक अधिकारियों की यह मूल धारणा थी कि खैरात का आधार संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए। जो परोपकार वॉलंटरी या स्वैच्छिक हो, जो किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर हो, वह निष्फल या सार्वजनिक रूप से अनुपयोगी होता है। इस हिसाब से इस्लाम में सांस्थानिक यानी इंस्टीट्यूशनल खैरात का अंश ज्यादा माना जा सकता है। हम जानते हैं कि इस्लाम में खैरात को श्रेणियों में बांटा गया है, ज़कात और सदका। हर मुसलमान को अपनी आमदनी का एक हिस्सा शख्सों को देना लाजिम माना जाता है। यह ज़कात है जो जहाँ तक मैं जानता हूँ अमूमन 2.5% होना चाहिए, जो गरीबों, असहाय तथा साधनहीन लोगों की सहायता के लिए होता है। सदका पर्सनल यानी जाती खैरात है। उत्तर भारत में इस्लाम ने जिस प्रकार कई सदियों में अपनी जड़ें जमाई, उसमें जिस तरह उसका इंडिजनाइजेशन यानी देशीकरण हुआ, उसमें मुसलमान शासकों और इस्लामी जेंट्री, इसमें अशरफ, जमीन के मालिक और इसी तरह के इलीट यानी जिन शामिल थे, उन्होंने दान पुण्य की जो आदतें तथा शक्ति अपनाई, उन पर प्रचलित गैर इस्लामी दानशीलता के आदर्शों का प्रभाव भी पड़ा। उत्तरी भारत के शहरों और कस्बों में मजारों, खानकाह और दरगाहों पर बैरागी, पीर, फकीर और तरह तरह के गरीब लोग भजन कीर्तन और दुआ मांगने के लिए इकट्ठे होते रहे हैं। ऐसी जगहों को वक्फ यानी अनुदान दिया जाता था, जो संस्थागत खैरात का एक नमूना था। वक्फ के उदाहरण हमें इस्लामी जगत में और जगह भी खूब मिलते हैं। मसलन जॉन आइलिस का एक अध्ययन है। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका पर केंद्रित अपनी पुस्तक द अफ्रीकन पुअर में वक्फ की इस्लामी संस्था वक्फ को
इस्लामी संस्थागत खैरात का माना है और अपना जो उनका अध्ययन है वो उत्तरी अफ्रीका के ऊपर केंद्रित है। वहां से बहुत उन्होंने इसके उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा लगान मुक्त जमीन मदद माश तो दी ही जाती थी। इतिहासकार क्रिस बेली ने अपनी पुस्तक रूरल टाउन्समैन बाजार जो 1983 में छपी, उसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि ज्यादातर इस्लामी संस्थाएं और न्यास स्थानीय समुदायों को आर्थिक मदद देती थी, यूरोप में इस पक्ष की तरह। बेली के अनुसार इस्लाम में संपूर्ण नागरिक समाज को समुदाय के धार्मिक जीवन की सहायता करनी होती है। बेली कहते हैं कि हिंदुस्तानी समाज की दान पुण्य की परंपराओं और खैरात के विभिन्न तरीकों से फकीरों, भिखारियों और साधु महात्माओं का गुजारा हो जाता था। वृद्ध लोग, विकलांग, नेत्रहीन, बीमार, बेहद गरीब और समाज के हाशिए के लोग, दीनहीन, लाचार यानी पसमानदा समूह के लोगों के लिए दूसरों की रहम, करुणा और मेहरबानी पर जिंदा रहना पड़ता था। इस समूह के भिखारियों और साधु सन्यासियों, बैरागियों, दरवेशों, जोगियों में फर्क करना बहुत मुश्किल था। समाज में कितने लोग ऐसे गुजर बसर करते थे? विलियम क्रुक ने 19वीं शताब्दी के आखिर में कुछ अंदाजा लगाया कि पक्का मुश्किल है, लेकिन उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि उत्तरी प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस में कुल जनसंख्या के 5% लोग भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। क्रुक के अनुसार प्रांत हर 20वां व्यक्ति फकीर था और प्रांत में करीब 20 लाख फकीर या मंगता लोग थे। 1837 और 1887-88 में उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध में लोअर क्लास की निम्न वर्ग की सामाजिक आर्थिक हालत जानने के उद्देश्य से एक इंक्वायरी अथवा जांच बिठाई गई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी लेखागार में है। इस रिपोर्ट में गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगने पर काफी जानकारी मिलती है। मसलन बाबू सावलदास जो काल डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 अप्रैल 1888 की रिपोर्ट में साफ लिखा कि भीख मांगने वालों को कम से कम भूख नहीं रहना पड़ता है। इसे हम कैसे समझें? मेरा आग्रह है कि इस बात पर विचार किया जाए कि हिंदू समाज में दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता था। उसे आलसी बनाकर कहीं काम करने की सलाह देकर भिक्षा से वंचित नहीं किया जाता था। मांगने वाले की दुआ या बद्दुआ अहमियत रखती थी और कुछ हद तक आज भी रखती है। यूं भी कोई अतिथि बिना बताए आ सकता था और मेजबान यानी होस्ट को बिना शिकायत किए उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, खासकर अगर अतिथि कोई धार्मिक व्यक्ति हो। अतिथि यानी जो बिना तिथि बताया है, जो अनअनाउंस्ड है। हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म की शास्त्रीय एवं लोक परंपराओं और व्यवहार में निर्धन व्यक्ति को दरिद्र नारायण भी पुकारा जाता था और दान, दक्षिणा तथा भिक्षा देने को पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता था। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार कुछ पुराणों में अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हम सब जानते हैं कि महाभारत में कर्ण दानवीरता का आदर्श था। तमाम और उदाहरण दिए जा सकते हैं। इतिहासकार डगलस हेन्स ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि सूरत के उच्च जाति के हिंदू और जैन व्यापारी किस प्रकार खैरात से अपनी इज्जत आबरू बनाते थे, लेकिन दान पुण्य केवल हैसियत वालों तक सीमित नहीं था। मैं आपको 1820 का एक सरकारी दस्तावेज दिखाता हूं, जिसमें फर्रुखाबाद के एक गांव पर तहसीलदार की रिपोर्ट में विलेज एक्सपेंसेस के अंतर्गत चैरिटी का भी जिक्र है, यानी वह ग्रामीण समुदाय के नियमित खर्चों का हिस्सा थी। दिखाता हूँ, ये मैं पढ़ के दिखाता हूँ। थोड़ा पुरानी हैंड राइटिंग है, 1820 की। ट्रांसलेट ऑफ द रिप्लाईज ऑफ दीदार अली, तहसीलदार परवाना आजमनगर, जिला फर्रुखाबाद, टू दी क्वेश्चंस इन दी बोर्ड परवाना। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से यह आया था कि आप बताइए। और इसमें अगर आप मैं अगर आगे ले जाऊं तो शायद ये काम करेगा। यहाँ पर एक है, ये देखिए विलेज एक्सपेंसेस लिखा हुआ साइड में, और ये देखिए ये द विलेज एक्सपेंसेस। जब विलेज एक्सपेंसेस की वो बात करते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक आम व्यक्ति भेंट भी देगा, BHAINT, नीचे चैरिटी भी लिखा हुआ है। इंटरेस्ट टू बैंकर देगा, यानी जो महाजनों से या किसी से उधार लेगा उसको, वो उसका एक नियमित खर्च होता है। तो चैरिटी देखिए इसमें एक अलग से नियमित खर्च के रूप में मेंशन है। भिक्षा देने लेने का महत्व दुर्भिक्ष शब्द से भी व्यक्त होता है, यानी ऐसा समय जब भिक्षा मिलने बंद हो जाए। भिक्षा न मिलना बुरे काल का द्योतक है, जो दुष्काल या अकाल जैसे शब्दों से जाहिर होता है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। 1877 में पूना से एक पुस्तिका छपी, दुष्काल के बखत भगीरथ प्रयत्न। इसे पूना जिले के इंदापुर तालुक के निवासी गोपाल नरसिंहराव देशपांडे ने लिखा। इसमें एक स्थानीय भूस्वामी द्वारा दुष्काल के समय लोगों की मदद करने की खूब तारीफ की गई है। इसका मैं कवर पेज आपको दिखा रहा हूँ।
1870 सबसे नीचे लिखा है, गोपाल नरसिंह राव देशपांडे, इंदापुर के रहने वाले, जिन्होंने नीचे लिखे दुष्काल के वक्त भगीरथ प्रयत्न उसके समय। इसमें एक स्थानीय भूस्वामी द्वारा दुष्काल के समय लोगों की मदद करने की खूब तारीफ की गई है। यह एक्चुअली गुणगान करने वाली एक पुस्तिका है। उसे कर्ण तुल्य बताया गया है। इस पुस्तिका में यहाँ तक भी कहा गया कि दुर्भिक्ष के दौरान अगर कोई ब्राह्मण भी मुसीबत में फंसे असहाय लोगों की मदद करने से मना कर दे, तो अगले जन्म में वो ऐसी चिड़िया बनकर अंधेरे में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक भटकेगा कि बस भटकता रहेगा। यहाँ पर ब्राह्मणों तक को नहीं बख्शा गया, हालांकि सामान्यतः उन्हें केवल पाने का अधिकारी माना जाता है और उनसे कोई सांसारिक सहायता मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद लगाते नहीं है लोग। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी ये प्रस्तावना नहीं है कि परोपकार के देशज दस्तूर तथा आचरण में इंडिजिनस प्रैक्टिसेस में पात्र या अपात्र, डिजर्विंग और अनडिजर्विंग में कोई फर्क नहीं था या फर्क नहीं किया जाता था। किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को परोपकार का उचित पात्र नहीं भी माना जा सकता था, लेकिन यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन खैरात के लायक था या नहीं और किस आधार पर यह तय होता था। हाँ, यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि म्यूनिफिसेंस यानी अर्थात वदान्यता से किसी को इस आधार पर वंचित नहीं किया जाता था कि वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, और ये जरूरी नहीं कि किसी कार्य का शुद्ध रूप से आर्थिक आधार पर मूल्यांकन किया जाए। इस वजह से हिंदुस्तानी समाज में धार्मिक लोगों, बीमार, वृद्ध, विकलांग, विधवाओं या अनाथों को मदद देने से महरूम नहीं किया जाता था। उन्हें तो खैरात का कुछ हद तक हकदार भी माना जाता था, मगर औपनिवेशिक काल में काम करने वालों और निठल्ले लोगों के बीच भेद गहरा हो गया और खैरात की देशज मान्यताओं के नैतिक आधार का पुनर्गठन, औपनिवेशिक प्रशासन की प्रभावी धारणाओं, खासकर अकाल राहत नीतियों ने आवश्यकता के नए पैमाने लागू किए और रोजमर्रा भीख मांगने वालों और काम से वंचित मजबूर लोगों में फर्क किया। औपनिवेशिक प्रशासकों की 19वीं सदी से यह स्पष्ट मान्यता थी कि राहत, खासकर सरकारी राहत, कभी मुफ्त नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और लोग आलसी, निष्क्रिय और अकर्मण्य होंगे। अतः अकाल राहत नीतियों में पीड़ितों से काम लेना तय हुआ, जिसके बदले कोई भुगतान किया जाता था, ताकि मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित बाजारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इससे वक्त गुजरने के साथ भारतीय समाज में खैरात के उचित पात्र और अपात्र लोगों के बारे में नई धारणाएं मजबूत हुई। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि समाज के ऐसे अनेक समुदायों पर आलसी, ढोंगी या निकम्मे होने का दाग लगने लगा और उन्हें भिक्षा देने से मना करने का संकोच लोगों में कम होने लगा। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं 1876 में छपी एक पुस्तिका बणिया धर्म का जिक्र करना चाहूंगा। इसे क्रिश्चियन वर्नाकुलर एजुकेशन सोसाइटी के लिए इलाहाबाद मिशन प्रेस ने छापा था। छंदों में लिखी इस पुस्तिका में व्यापारियों को नैतिक सलाह और उपदेश दिए गए। इसमें उनसे अपील की गई कि केवल बीमारों, नेत्रहीनों, विकलांगों तथा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो काम न कर पाते हों। आगे ये भी कहा गया कि आलसी फकीरों को तो कभी कुछ नहीं देना चाहिए और ऐसे मकार, ढोंगी लोगों की बद्दुआ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस विचार पर ईसाई धर्म की कैलिनवादी परंपरा का असर तो दिखता ही है, साथ ही यूरोप में 17वीं शताब्दी से मजबूत होती उस धारणा का भी प्रभाव दिखता है जिसमें घुमक्कड़ और आवारा लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। रॉबर्ट जुट ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड डेवियंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, केम्ब्रिज से छपी है किताब 1994 में, उसमें उन्होंने स्पष्ट दिखाया है कि 19वीं सदी के आने तक यूरोप में मेंडिकस और पॉपर यानी भिखारी एवं कंगाल में फर्क बहुत कम रह गया और सभी एबल बॉडीड पुअर यानी काम करने की काबिलियत वाले गरीबों को खैरात लायक नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐसे लोग जानबूझकर कामचोर और आलसी होते। मेरी यह प्रस्तावना है कि औपनिवेशिक काल में हिंदुस्तान के मध्य वर्ग में भी इस धारणा को समय के साथ स्वीकृति मिली। इस बात की शिनाख्त के लिए मैं औपनिवेशिक राज्य की कुछ प्रवृत्तियों का ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा करना चाहूंगा। मैं पहले इस बात की ओर इशारा कर चुका हूं कि अधिकांश औपनिवेशिक अधिकारियों ने हिंदुस्तान में प्रचलित देशज तथा स्थानीय खैरात के रिवाजों को खारिज कर दिया। उनके स्थान पर संस्थागत परोपकार को ज्यादा कारगर और फायदेमंद बताया गया। खैरात की देशज परंपराओं को देने वालों की निजी इच्छा या मर्जी पर निर्भर बताया गया, जो असल में मदद करने वाली नहीं थी और लोगों में कामचोरी और आलस्य बढ़ाती थी। इसलिए अकाल के दौरान जो लोग काम करने में सक्षम थे उन्हें राज्य की ओर से काम पर लगाया गया, मगर जो लोग काम नहीं कर सकते थे उन्हें प्राइवेट या ग्रेचुइटस चैरिटी अर्थात निजी खैरात के भरोसे छोड़ दिया गया। औपनिवेशिक राहत नीतियों के मूल में जरूरतमंद लोगों को शक की नजर से देखा जाता था और सरकारी मदद का अनुचित फायदा उठाने की
अनुचित फायदा उठाने की कोशिश में रहते थे। इस विचार की बुनियाद इंग्लैंड में 1834 के न्यू पुअर लॉ में थी, जिसमें गरीबों को मुफ्त सहायता न देने का विचार निहित था। 19वीं सदी के ब्रितानी समाज में प्रचलित विक्टोरियाई मूल्यों के तहत व्यक्ति का नैतिक उद्धार मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों से होता था। बूर्जुआ होते ब्रितानी समाज में विकास, प्रगति तथा सुधार के लिए ऐसे गुणों को महत्व दिया जाने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि 19वीं सदी के दूसरे भाग में सैमुअल स्माइल जैसे लेखकों की सेल्फ हेल्प यानी आत्म सुधार की पुस्तकें बड़ी लोकप्रिय हुई। इनमें स्वावलंबन, परिश्रम और उद्यम जैसे गुणों के महत्व को उजागर किया जाता था। इस कसौटी पर हिंदुस्तानी शासकों और अभिजन लोगों के खैराती दस्तूर और कार्यकलाप खड़े नहीं उतरते थे। 1837-38 के अकाल के समय जब भरतपुर के राजा ने हजारों मन अनाज बंटवाया और उधार भी दिया, तो आगरा अखबार ने, जो बहुत आगरा के यूरोपीय लोग चलाते थे, भरतपुर के राजा को इग्नोरेंट बारबेरियन कहा, जो बेवकूफी भरा दिखावा कर रहा था और अपनी अवैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा पिछड़ेपन को दर्शा रहा था। मगर भरतपुर के राजा ने जो किया वह हिंदुस्तानी राजा प्रशासक आमतौर पर करते थे और समाज में इससे उनकी हैसियत ऊंची होती है। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब 1783-84 में अवध में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, तो तत्कालीन नवाब आसिफउद्दौला ने बरतानी विवरणों के ही अनुसार 5 से 10 हजार रुपए रोज बांटे और अनेक खैराती संस्थाएं स्थापित की। लखनऊ में उसी वर्ष इमामबाड़े और भूल भुलैया के निर्माण का शुरुआत काम शुरू हुआ और आप लोगों में से कईयों ने उसे देखा होगा, जिसमें करीब 40,000 लोगों को काम पर लगाया गया। जनश्रुतियों को माने तो निर्माण कार्य में रात को शरीफ लोग काम करते थे ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। पर्दानशी लोग वहां तो बल्कि भूल भुलैया के बाहर एक अधूरी बावड़ी भी है, जहां आज भी सारे गाइड यही बताते हैं कि साहब आसिफउद्दौला साहब दिन में जो लोग काम कर सकते थे उनसे बनवाते थे और रात में शरीफ लोगों को काम देने के लिए इसको तोड़वाते थे, इसीलिए अधूरी रह गई। इन सब बातों से आसिफउद्दौला को काफी शोहरत मिली और लखनऊ में लंबे समय तक यह सुना जा सकता था, हो सकता आज भी सुना जाता हो, जिसको न दे मौला उसको दे नवाब आसिफउद्दौला। ऐसे आचरण से राजाओं और संपन्न लोगों को दरिया दिल और न्यायपूर्ण तो माना ही जाता था, साथ ही राज्य को उससे प्रभुत्व तथा वैधता हासिल होती थी। छोटी सी और बात बता दूं, माइकल फिशर ने अपनी किताब जो क्लैश ऑफ कल्चर्स में बात लिखी कि आसिफउद्दौला एक बार उसने इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जॉर्ज III को 60,000 रुपए भिजवा दिए, क्योंकि जॉर्ज III को इंसैनिटी या लोग कहते हैं पागलपन के दौरे पड़ते थे। और जब उसने सुना कि वो किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर की मदद से वो ठीक हो गए हैं, तो उन्होंने 60,000 रुपए भिजवा दिए। कहा कि 30,000 रुपए डॉक्टर को दे देना और 30,000 इंग्लैंड में गरीबों को बंटवा देना। दिलचस्प तथ्य यह है कि औपनिवेशिक राज्य भी अपनी राहत नीतियों के, और ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट बात है, अपनी राहत नीतियों के जरिए कल्याणकारी छवि को पाने की आकांक्षा रखता है। भले हिंदुस्तानी खैरात की देशज परंपराओं और शासकों की नीतियों को निरर्थक बताकर उनकी निंदा की गई हो, परंतु औपनिवेशिक राज्य ने स्वयं को सच्चे और सार्थक परोपकार का स्रोत माना। यह तथ्य गौरतलब है कि जिन सरकारी राहत कार्यों पर अकाल पीड़ित लोगों को काम दिया गया, उन्हें वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट चैरिटी का नाम भी दिया गया। अकाल पीड़ितों को सड़क बनाने, तालाब खुदवाने, नहर बनवाने और कोर्ट कचहरी थाने के निर्माण मरम्मत के काम में लगाया गया। इन्हें सार्वजनिक रूप से उपयोगी बताने के साथ साथ औपनिवेशिक राज्य के कल्याणकारी होने के प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। हिंदुस्तानी खैरात के तरीकों पर आलोचनात्मक प्रहार करके औपनिवेशिक राज्य ने इंडिजिनस इलीट यानी देशज कुलीन वर्ग की हैसियत और वर्चस्व को कम करने का प्रयास किया और असली परोपकारिता का दावा करके औपनिवेशिक राज्य ने अपने आप को एक ऐसे संरक्षक और हितैषी के रूप में प्रस्तुत किया जो अधिक मानवीय, विवेकपूर्ण, प्रभावी और समर्थ था। इसके लिए औपनिवेशिक राज्य ने राजत्व यानी किंगशिप के देशज तत्वों को अपनाकर साथ साथ विवेकपूर्ण और आधुनिक होने का दावा भी किया, ज्यादा रैशनल, ज्यादा मॉडर्न। यह उसके माई बाई बनने की आकांक्षा तथा विचारधारा का हिस्सा बन गया। मेरी यह प्रस्तावना है कि उभरते हुए मध्य वर्ग ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध से खैरात संबंधी विचारों के कई पहलुओं को स्वीकार भी कर लिया। औपनिवेशिक राज्य ने देशज खैरात के तरीकों को निजी और गैर सांस्कृतिक बनाकर उनमें लोक भावना के अभाव की दलील दी थी, मगर औपनिवेशिक संदर्भ में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थाकरण का एक खास मतलब था।
उसके तहत राज्य एक प्रकार की दफ्तरशाही संस्कृति, एक तरह की ब्यूरोक्रेटिक रैशनलाइजेशन को विकसित करना चाहता था। स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानवीकरण को बढ़ावा देना चाहता था, मानकीकरण को बढ़ावा देना चाहता था, और अनप्रोडक्टिव अर्थात गैर उत्पादी कार्यों पर कम से कम खर्च करना चाहता था। 19वीं सदी में औपनिवेशिक राज्य द्वारा स्थापित स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालयों और अस्पतालों में उस संस्थावाद के तत्व देखे जा सकते हैं। उसके साथ साथ हिंदुस्तानी अभिजन समूहों, जिनमें पुराने कुलीन तथा उभरते मध्यवर्गीय लोग शामिल थे, उन्होंने विधवाओं, अनाथों, सूखा, बाढ़, अकाल जैसी आपदाओं के लिए सहायता देने हेतु कमेटियां और संगठन कायम करने शुरू कर दिए। इन संगठनों के बाकायदा नियम बनाए जाने लगे और सदस्यता और चंदा लेने के तरीके तय किए जाने लगे। अब दुर्गा पूजा, रामलीला, कृष्णलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी इसी तर्ज पर किए जाने लगे। यह हिंदुस्तान सरकार के पब्लिक स्फीयर यानी लोकप्रिय बनने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा था। यह सार्वजनिक क्षेत्र कैसा था, इसका स्वरूप क्या था, क्या यह आधुनिक था, क्या यह हेबरमास की पब्लिक स्फीयर की अवधारणा से मेल खाता था, या उससे कितना अलग था, क्या हिंदुस्तान में इससे पहले कोई देशज लोकप्रिय था? ये सभी प्रश्न बहस का विषय है, महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन पर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है। मेरा यहाँ सिर्फ यह कहना है कि खैरात को अपने वैश्विक काल में संगठनों के आधार पर चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि साधारण लोग भी अब किसी खैराती संस्था को थोड़ा बहुत योगदान देकर चाहे तो अज्ञात भी रह सकते थे, एनोनिमस भी रह सकते थे। दूर दराज के इलाकों के जरूरतमंदों को किसी संगठन के माध्यम से मदद अब की जा सकती थी। अकाल, बाढ़, सूखा, तूफान और भूकंप जैसी आपदाओं का स्वरूप अब राष्ट्रीय या अखिल भारतीय हो सकता था और लोक हित की धारणा का व्यापक होना संभव हो पाया। लेकिन संस्थागत परोपकार के विकास का यह अर्थ न लगाया जाए कि खैरात तथा दान पुण्य को निजी तौर पर करने की भावना खत्म हो गई, आज भी होती है, लेकिन पिछले 150 सालों में यह कमजोर अवश्य हुई। अब लोगों को किसी को भिक्षा देने से मना करने पर उतना संकोच नहीं होता। अक्सर लोग देने से यह कहकर भी मना कर देते हैं कि जाओ कुछ काम क्यों नहीं करते। हमें से बहुत लोग भीख मांगते विकलांगों या बच्चों को शक की निगाह से देखते हैं और उन्हें किसी गिरोह का सदस्य मानकर दुत्कार भी देते हैं। आज भारतीय समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी जरूरतमंद को निजी तौर पर न तो कुछ देते हैं और न किसी संस्था को भी दान देते हैं। वे यह तरजीह देते हैं कि उनकी अपनी कमाई मेहनत की है जिस पर उनका पूरा हक है और मांगने वालों को या तो खुद काम करना चाहिए या राज्य उनकी मदद करे। अंत में आइए औपनिवेशिक राज्य की ओर फिर लौटे। लोक हितवादी या जन कल्याणवादी राज्य के रूप में पहचाने जाने की उसकी इच्छा और इरादे के क्या परिणाम हुए। हम जानते हैं कि औपनिवेशिक राज्य को राष्ट्रवादियों तथा अन्य लोगों की गहरी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तानी समाज के अनेक तबकों द्वारा औपनिवेशिक राज्य को कल्याणकारी माने जाने के भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। औपनिवेशिक राज्य की तारीख का विमर्श मुझे ज्यादा दिलचस्प लगता है। कुछ उदाहरण पेश है। जॉर्ज ग्रियर्सन नामक प्रसिद्ध अधिकारी जो भाषाविद थे और भारतीय लोक जीवन में गहरी रुचि रखते थे, एक बार उनके हाथ एक कविता लगी। कविता का नाम था कवित्व अकाली। ये जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने छपवा दी 1882 में। ये देखिए कवित्व अकाली। इसे कवित्व अकाली को इसे फतूरलाल नाम के बिहार के एक स्थानीय कवि ने लिखा, जिसमें 1873-74 के अकाल का वर्णन है। कविता में दरभंगा के महाराजा और अंग्रेजों की राहत नीतियों की खूब तारीफ की गई है। ग्रियर्सन ने इस कविता को जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में, जैसे मैंने आपसे कहा, 1882 में छपा दिया। साथ ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया, सॉन्ग ऑफ द फैमिन। ऊपर आप देख सकते हैं, ये सॉन्ग ऑफ द फैमिन के नाम से ही है। कविता की भूमिका में ग्रियर्सन ने लिखा कि फतूरलाल, ये है भूमिका उनकी, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिन एंड ऑल दैट। मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ। कविता की भूमिका में ग्रियर्सन ने लिखा कि फतूरलाल तिरहुत का एक स्थानीय कविता और ये कविता कवित्व अकाली निम्न वर्गों में बड़ी लोकप्रिय थी। ग्रियर्सन के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी ने इस कविता के बारे में कभी नहीं सुना था। चूंकि यह समाज के निम्न वर्गों में बेहद लोकप्रिय थी, इसलिए ग्रियर्सन ने इसे चापलूसी की कविता मानने से इनकार कर दिया। उनके लिए यानी ग्रियर्सन के लिए यह कविता लोकमानस में अंग्रेजी सरकार के प्रति आभार या कृतज्ञता का प्रमाण थी। आइए कविता की कुछ पंक्तियां देखें, जिसकी भाषा मैथिली है परंतु उसमें ब्रज भाषा के शब्द भी हैं। मैं थोड़ा इसके जो रेलेवेंट अंश है मैं थोड़ा आपको क्विकली ज्यादा समय न लेते हुए
पूरा विवरण है कि कैसे अकाल में क्या क्या अंग्रेजों ने किया। और ये अगर आप इसकी पहली लाइन अगर आप देखें, बड़ा लाट कलकत्ते वाले श्री दुर्गा होयसंग, मतलब कलकत्ता वाले बड़े लाट साहब, उनके साथ श्री दुर्गा माई साथ साथ आई। आगरा के छोटे लाट बहादुर बैठे सब एक रंग, सब एक साथ बैठे, जुटे कमिश्नर और कलेक्टर, बोल ही बात नियंट। इसका ट्रांसलेशन भी दिया है, बोले बात नियंट मतलब क्या अंट शंट बोल रहे हैं, ये एंड में ग्रेसन ने दिया है, समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं। यह पांचों इजलास पर बैठे, इजलास यानी बैठक में बैठे, संग जात एजेंट, खबरी गए अखबार में मैथिली के हाल, खबर पहुंच गई कि मिथिला का ये हाल हो गया। सुनाऊ फिरंगी श्रवण देके मेटाऊ दुख के जाल, हुक्म दीन दो लाट को सुनाऊ हमारे बहन, मदद ही करो रियाया को मदद करिए, क्या बैठे हो चैन, मतलब उन लोगों ने ये ऑर्डर दिया कि क्यों चैन से बैठे हो। बड़ा लाउड दो वीर उठाए, साहब और जर्नैल, मेजर मजिस्टर और कलेक्टर संग जात करनैल, देश देश तो अन्न मंगाओ, जगह जगह से अन्न मंगाया, दीन सभई के दाम, महामूंग गजम ये गेहूं को कहते हैं, और चाउर बजड़ा और बादाम, दिल्ली पटना और भटसारे जगह है, पटना दिल्ली और अजमेर, आगरा और कानपुर ढाका, जहाँ अन्न के ढेर, वहाँ अन्न के ढेर लगे हैं, वहां से इन सब लोगों ने इसको मंगाया। और ये सब आगे लंबा है, मैं अगर समय नहीं है उतना, गज घोड़ा मतलब हाथी घोड़ा गधा और बैलगाड़ी, संग सिपाही छैल, मतलब आगे सिपाही चल रहे हैं सज धज के, और ये सब इस तरह से अनाज आता है। और उसके बाद मतलब उन्होंने क्या क्या रिलीफ में यानी मदद में क्या क्या दिया। और बिल्कुल अगर आप नीचे जाएं, हुकुम दीन सुप्रिंटेंडेंट के टोले टोले हो जाए कि टोले जाओ, मन पंचा मन घर भैलिए, बहुतों लिए खैरात। और बिल्कुल आखिरी लाइन देखिए, ये देखिए यहाँ पर, धन्य धन्य अंग्रेज बहादुर सबके जुटल गात, अंग्रेज बहादुर धन्य है, सबके जुटल गात मतलब गात शरीर है, सबका शरीर मोटा ताजा हो गया। गरीब धनी गुरबा करु जय जय, ब्राह्मण देत आशीष, सब लोग आशीष दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग आशीष दे रहे हैं। और श्री रघुनाथ बढ़े बत्साही, गद्दी लाख बरीस, अंग्रेजों की गद्दी रघुनाथ जी की कृपा से लाखों बरस तक बनी रहे। फतुरलाल कवि बरनत हैं, यह रोजी के हाल, यह इस अकाल का फतुरलाल वर्णन करते हैं। गवर्नमेंट गवर्नर बहादुर, सिरहुती राखही बहार, सिरहुत को उन्होंने बहाल रखा। मैं इस कविता को अनेक तरीकों से पढ़ा समझा जा सकता है। एक दो और उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस कविता में जो आशय है मतलब उसको मैं अपने कुछ प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या ये केवल औपनिवेशिक राज्य की तारीफ और महिमा मंडन करती है? क्या यह कविता उसे उसके कर्तव्यों का बोध करा रही थी? और क्या यह औपनिवेशिक राज्य के जन कल्याणकारी दावे को उसकी जिम्मेदारियां बताकर उस पर हिंदुस्तानी लोगों की अपेक्षा का बोझ डालती है? एक और मिसाल, 1868 में दिल्ली में, ये देखिए एंड तक है, ये 1868 में मैं पढ़ देता हूँ। दिल्ली में पंडित विश्वेश्वरनाथ गोस्वामी नामक व्यक्ति ने एक भाषण दिया। वे दिल्ली सोसाइटी के मेंबर थे और भाषण को दरबाब इंसदाद कहत के शीर्षक से छापा गया। ये दिल्ली सोसाइटी क्या थी, मैं बहुत तो नहीं जानता इसके बारे में, मैंने पता लगाने की। देखिए दिल्ली सोसाइटी, ये पंडित विश्वेश्वरनाथ गोस्वामी मेंबर, म यहाँ है, ब और र इधर आ गया है। और दरबाब इंसदाद कहत अकाल को कहते हैं, यानी चैप्टर ऑन द प्रिवेंशन ऑफ फैमिन, अगर इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन कहूँ। और इसमें अगर अगली पेज पर जाएं आप, तो ये दुर्भिक्ष दूरीकरण, ये 1868 का है, इसकी हिंदी में सारे अक्षर आपस में जुड़े हुए हैं। और दुर्भिक्ष दूरीकरण यानी दुर्भिक्ष का दूरीकरण अंग्रेज कैसे करें, इसकी सलाह दी गई है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारी जो कॉलोनियल रिटोरिक थी वो साइड बैक की जा रही है। और इसमें अकाल से निपटने के लिए बहुत सारे तरीके सुझाए गए हैं, लेकिन मैं उन हिस्सों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए, अनाज की तिजारत करने लगे हैं, अनाज को जमा करके रखते हैं, काम पर लगाते हैं। और इसमें देखिए ये एंड का हिस्सा है, और ये भी है कि सरकार बड़ी साहब इकबाल और दानिशमंद है। इन्होंने ऐसा बंदोबस्त इस मुल्क का किया है कि आज तक कभी हिंदू राजाओं और मुसलमान बादशाहों में से किसी ने ऐसा बंदोबस्त नहीं हुआ, उनकी तरफ से कहीं से भी ऐसा बंदोबस्त नहीं हुआ। और
थोड़ा और आगे मैं जाऊं अगर तो यहाँ पर एक देखिए 11, 12, 13 करके है। 12वें यह भी कि सरकार बहादुर मोल लेके या किसी और तरह से अनाज को जमा कर रखेंगे और वक्त कहत के वो यानी कहत के वक्त वो अनाज भूखों को खैरात जो आगे दिया करेंगे। बेशक उन मंगते भूखों की तो सरकार से परवरिश होगी, लेकिन इज्जतदार भूखे जो पहले जिनके बारे में पहले लिखा है उनकी परवरिश नहीं होगी, और परवरिश उनकी भी जरूर होनी चाहिए। और यह भी है कि मांगने वाले भूखे तो मांग तांग के मेहनत मजदूरी वगैरह करके हर एक तरह से अपना पेट भर भी लेते हैं, लेकिन जो कि इज्जतदार भूखे हैं वो न तो शर्म करके किसी से मांग सकते हैं, न मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, और वक्त कहत के फाके कशी करते हैं। ऐसे इज्जतदार भूखों की परवरिश करने से अंग्रेज सरकार को बहुत बड़ा पुण्य होगा। और अंत में उन्होंने ये भी देखिए कहा है कि प्रजा का इस तरह से दुख दूर होगा सरकार अगर तिजारत करेगी, और इन सब से प्रजा सरकार बहादुर की शुक्रगुजार होगी और सरकार का बड़ा एहसान मानेगी। अब लेकिन बिल्कुल आखिरी मैं एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। लेकिन एहसान कब कर्तव्य और जिम्मेदारी में बदल जाए ये भी दिलचस्प है। 1876 में हिंदी में एक चीज छपती थी, हिंदी प्रदीप में महारानी विक्टोरिया और भारत माता के बीच एक मजेदार बातचीत छपी जो व्यंग और कटाक्ष से भरी हुई है। शीर्षक है इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। इसमें देखिए, शायद आप लोगों को बहुत साफ ना दिखे, ये इंग्लैंडेश्वरी कह रही हैं बहिना मानी भारत माता से, तुम्हारे यहाँ तो हर साल कहीं ना कहीं अकाल पढ़ाई करता है। देखो अब की बार हमारे पुत्र ब्रिटेन वालों को भी तुम्हारी सहायता के लिए 50 लाख रुपए भेजना पड़ा, इसका तुम कुछ एहसान मानती हो? तो अब देखिए भारत जननी का ये विमर्श देखिए। महारानी सत्य है कि इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और लेकिन ये एहसान की कौन सी बात है? मेरे पुत्रों के रक्षण और पालन का तो सब भार ही आपने अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए यह तो आपका कर्तव्य कर्म ठहरा। अपने पूत को तो सभी पालते हैं, शाबाशी तो तब कही जाती है कि पराये पूत की सब धौंस सहकर भी निज पुत्र समान उनका पालन पोषण करे। तो ये तो आपके परम भक्त और आज्ञाकारी हैं। देखिए आपके और सुपुत्र और आपको केवल साधारण रानी समझते हैं, यानी इंग्लैंड के बच्चे तो आपको केवल साधारण रानी समझते हैं, पर हमारी संतान आपको अपनी महारानी राजेश्वरी कहकर पुकारते हैं, यानी आप तो एम्प्रेस विक्टोरिया हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एहसान को सीधे सीधे स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार की जो है वो जिम्मेदारी और वो कर्तव्य बोध, जो कि एक नेशनलिस्ट उसमें भी पूरा हमें दिखता है। तो बिल्कुल आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि समय गुजरने के साथ औपनिवेशिक राज्य, मेरा ये आर्गुमेंट है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहस के लिए खोलता हूँ अपने आप को, कि औपनिवेशिक राज्य परोपकारी होने और जन कल्याण के अपने दावों और उससे उपजी अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों की दुविधा में फंस गया। यह दुविधा, तनाव और अंतर्विरोध आजादी के बाद के भारतीय राज्य में भी मौजूद रहे हैं। मैं बहुत समकालीन राज्य की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो तनाव है कि एक तरफ राज्य अपने आप को जन कल्याणकारी होने का दावा करता है अंग्रेजों के जमाने से, लेकिन वो अपनी उन जिम्मेदारियों को जब वो पाता है कि जनता की बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं, तो उनको लगातार कम भी करना चाहता है। ये एक तरह का तनाव है, ये एक तरह का जो इसमें अंतर्विरोध है। इससे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने यही कहा था कि मैं तीन मूर्ति की एंड में करूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि इतना ज्यादा जब संस्थागत परोपकार और लगातार वही अगर बेहतर है, तो फिर अपने लोगों में बात करना बेकार है। मेरे ख्याल से संस्था में बात करना जो है शायद वो अच्छा। धन्यवाद।